देवी एपिसोड 8। इस मुशक्कत आमेज जिंदगी ने फूलन के जिस्म में मर्दों जैसी सख्ती और फुर्ती पैदा कर दी थी। उसने एतमाद के साथ बात करने का ढंग सीख लिया था। इसके साथ ही डाकू उसका एहतराम करने लगे थे, क्योंकि बाज मौक़ों पर वो मर्दों से भी ज्यादा बेखौफी का मुजाहरा करती थी। जहां तक विक्रम का ताल्लुक था, वो उसके मामले में बहुत खुदगर्ज था। अगर वो फूलन को किसी मर्द के साथ हंसते या राजो न्याज की बातें करते देख लेता तो उसके सीने में रकाबत की आग जल उठती। ऐसे बाज मौका पर वो फूलन के मुंह पर दो चार थप्पड़ भी मार देता, लेकिन फूलन उसके इस जंगलीपन का कभी शिकवा नहीं करती थी, बल्कि जी में खुश होती थी, क्योंकि विक्रम पहला शख्स था जो वाकई उससे मोहब्बत करता था और मोहब्बत की वजह से ही उसे मारता था। विक्रम की सख्ती ने उसे एक सख्त औरत बना दिया। वो बहुत सी बातों में उसकी नकल करती, उसकी तरह गुस्से का इजहार करती, उसकी तरह राइफल चलाती और उसी की तरह मुकाबला करती। वो उसके सिवा किसी से नहीं डरती थी। जेठानी सोनार को लूटने के चंद रोज बाद उन्होंने राजस्थान की सरहद के करीब एक गांव पर हमला किया और उस गांव में दाखिल होते ही विक्रम ने चंद हवाई फायर किए और मेगाफोन के जरिए ऐलान किया कि कोई शख्स अपने घर से बाहर ना निकले। अभी वो ये ऐलान कर ही रहा था कि एक नौजवान देहाती करीबी मकान से निकला और एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। विक्रम ने एक डाकू को चीख कर फायर करने का हुक्म दिया। फूलन उस वक्त विक्रम के करीब खड़ी थी। जिस डाकू को फायर करने का हुक्म मिला था, उसने बड़े इत्मीनान के साथ राइफल कंधे से लगाई, दौड़ते हुए नौजवान का निशाना लिया और फायर कर दिया। गोली नौजवान की पुश्त पर लगी। वो फूलन की आंखों के सामने जमीन पर गिर पड़ा और खाक में लौटने लगा। उसका लिबास और आसपास की जमीन खून से सुर्ख हो गई थी। ये देखकर बाकी देहातियों ने अपने दरवाजे सख्ती से बंद कर लिए। जख्मी नौजवान 15 मिनट तक जमीन पर तड़पता रहा, लेकिन किसी शख्स को बाहर निकलने की जुर्रत नहीं हुई। फूलन ने यह खूनी मंजर इब्तिदा से इंतहा तक देखा। उसने नौजवान को दौड़ते, गोली खाकर गिरते, तड़पते और दम तोड़ते देखा। गो उसके दिल में कुछ अफसोस के जज्बात पैदा हुए, ताहम वो ज़्यादा मुतासिर नहीं हुई, क्योंकि वो खुद इससे भी ज़्यादा अजियतें बर्दाश्त कर चुकी थी। वो शख्स तो 15 मिनट तक तड़पने के बाद इस दुनिया से कूच कर गया था, लेकिन वो बरसों तक तड़पती और मौत का इंतज़ार करती रही थी। इस वाक़या के चंद हफ्ते बाद विक्रम ने एक और गांव पर हमला किया। वो हस्बे मामूल लूट के काम की निगरानी कर रहा था और देहातियों को तंबीह कर रहा था कि वो किसी किस्म की मुज़ाहमत करने की कोशिश न करें। फूलन हमेशा की तरह उसके साथ थी। अचानक एक शख्स जिसके हाथ में बंदूक थी बाहर निकला और विक्रम का निशाना लेकर फायर कर दिया। उसके साथ ही विक्रम जमीन पर गिरा और दर्द की शिद्दत के बायस लोटपोट होने लगा। बंदूक बरदार ने दोबारा अपनी बंदूक सीधी की। इस बार उसने फूलन का निशाना लिया, लेकिन उसकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके थे। कबल इसके कि वो दूसरा फायर करता, एक डाकू ने निहायत सुरत के साथ उसका निशाना लिया और फायर कर दिया और बंदूक बरदार जमीन पर गिरा और चंद लम्हों के अंदर ठंडा हो गया। फूलन जल्दी से विक्रम की मदद को दौड़ी। गोली विक्रम के कूल्हे पर लगी थी और वो दोनों हाथों से जख्म को दबा रहा था। जो डाकू लूट मार में मसरूफ थे, वो अपने सरदार के जख्मी होने की खबर सुनकर जाए हादसा की तरफ दौड़े। फूलन देवी ने सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास करते हुए विक्रम की जगह संभाल ली। सिर्फ 2 आदमी बहुत हैं, उसने चीख कर कहा। हुल्लड़ मत मचाओ, उधर का ख्याल रखो, 2-4 हवाई फायर करो। डाकुओं ने फूलन के हुक्म की तामील में चंद फायर किए और चारों तरफ फैल गए। फूलन ने विक्रम के जख्म पर जल्दी से पट्टी बांधी और जख्म से जरा ऊपर एक पट्टी कसकर बांध दी ताकि खून का दबाव कम हो जाए। चंद लम्हों के अंदर विक्रम एक डाकू का सहारा लेकर खड़ा हो गया और तमाम डाकुओं को वापसी का हुक्म दिया। उस वक्त तक जो माल लूटा था वो समेटा और वापस चल पड़े। विक्रम 2 डाकुओं के कंधों पर बाजू डाले एक पैर पर चल रहा था। बिल आखिर उन्होंने एक मतरूक पनाहगाह में डेरा डाल दिया। एक डाकू ने, जो तिब्बी इमदाद में माहिर था,
विक्रम के जख्म का मुआयना किया और जख्म को साफ करके मरहम पट्टी कर दी। जख्म अगरचे गहरा था लेकिन कोई हड्डी नहीं टूटी थी। एक डाकू दवाइयाँ लाने के लिए शहर रवाना हो गया। इस डेरे पर चंद हफ्ते विक्रम की मरहम पट्टी होती रही। पहला हफ्ता उसने निहायत अजियत में गुजारा। अगर उसे मुसक्कन इंजेक्शन लगा दिए जाते तो दर्द का एहसास ना होता, लेकिन वो किसी अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने का ख़तरा मोल नहीं ले सकते थे। फूलन ने विक्रम की तीमारदारी में दिन रात एक कर दिया। विक्रम के दिल में उसकी इज्जत व मोहब्बत पहले से ज़्यादा हो गई। एक सुबह एक घुड़सवार दूर से उनके डेरे की तरफ आता दिखाई दिया। विक्रम का जख्म भर चुका था और वो चलने फिरने के काबिल हो चुका था, ताहम थोड़ा सा लंग उसकी चाल में बाकी था। उसने तमाम डाकुओं को खबरदार कर दिया और ख़ुद आगे जाकर घोड़सवार के बारे में मालूम करने का फ़ैसला किया। लेकिन फूलन लपक कर एक घोड़े की पीठ पर सवार हो गई और बोली, तू इधर ही ठहर, मैं देखती हूँ। उसने घोड़े को एड़ लगाई और गर्द उड़ाती हुई आगे बढ़ गई। आने वाला अभी खासा दूर था। फूलन ने राइफल कंधे से उतारकर हाथ में पकड़ ली और कुछ दूर टीले पर पहरा देने वाले डाकू को होशियार रहने का इशारा किया। चंद लम्हों बाद वो घुड़सवार के सामने पहुंच गई। उसने अपने मुंह और सर को चादर में लपेट लिया था ताकि पहचानी न जाए। दोनों घोड़े रुक गए। फूलन ने घुड़सवार को फौरन पहचान लिया। वो जीवन दास था। उस शख्स ने कुछ अरसा पहले विक्रम को श्री राम सिंह और लाला राम सिंह के बारे में खबरदार किया था। घोड़ा रोकने के बाद वो चंद लम्हों तक चादर में लिपटी हुई फूलन को देखता रहा। फिर बोला, नमस्कार फूलन देवी, सब खैर खैरियत है ना? फूलन देवी हैरान हुई कि जीवन दास ने उसे चादर में लिपटे होने के बावजूद कैसे पहचान लिया। उसने चादर मुंह से हटा दी और बोली, इधर क्या करने आए हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। सेवक को जीवन दास कहते हैं। पहचाना क्यों नहीं? फूलन देवी ने कहा, बड़ी अच्छी तरह पहचानू हूं तुझे। क्या दोबारा कोई सिंह भाइयों की खबर लाए हो? जीवन दास ने इस बात में सर हिलाया। खबर भी लाया हूं और पैगाम भी। जेल से होकर आ रहे हो? नहीं, सेवक जेल नहीं गया, बल्कि श्री राम सिंह और लाला राम सिंह जेल से छूट गए हैं। फूलन के चेहरे पर तरद्दुद के आसार नमूदार हो गए। वो जीवन दास को साथ लेकर वापस डेरे पर पहुंच गई। तमाम डाकू जीवन दास के गिर्द जमा हो गए और उसके बारे में सवालात करने लगे। रस्मी और तारुफी बातचीत के बाद जीवन दास ने विक्रम से कहा, ये फूलन देवी बड़ी जीदार औरत है, किसी रोज़ ये ज़रूर अपना ग्रोह बनाएगी। क्या बात कर रहे हो? फूलन तेजी से बोली, ये ग्रोह अपना ही तो होवे है। विक्रम ने कहा, काम की बात करो जीवन दास, फूलन को बहकाने की बातें नहीं करो। काम की बात यह है कि श्री राम और लाला राम जेल से छूट गए हैं। ये बात सुनकर विक्रम के दिल में घबराहट पैदा हुई तो उसने उसे जाहिर नहीं होने दिया। बोला, आजकल ये दोनों भाई कहाँ हैं और उनका इरादा क्या है? इरादा तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए दोस्ती का पैगाम दिया है। वो दोबारा इसी ग्रोह में शामिल होना चाहते हैं। हरगिज़ नहीं, फूलन चीख कर बोली, मैं इनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। उनसे बोलो कि कोई और घर देखें, हमारे पास उनके लिए कोई जगह नहीं है। जीवन दास विक्रम की तरफ देखता हुआ बोला, इस ग्रोह का सरदार कौन है? सरदार मैं हूं, विक्रम ने कहा। लेकिन फूलन ने गलत नहीं कहा। हमारे पास सिंह भाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम ही ने तो कहा था कि वो मेरी और फूलन की जान के प्यासे हैं। अब वो इस ग्रोह में कैसे शामिल होना चाहते हैं? एक डाकू बोला, अब उनके लिए यहाँ सरदारी नहीं है। उनसे बोलो कि नया ग्रोह बना लें। डाकुओं का ग्रोह तैयार करना आसान काम नहीं, ये रफ्ता रफ्ता बनता है। वफादार और दलेर डाकू 2-4 दिन में इकट्ठे नहीं हो सकते, और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो मुश्किल ही से टूटते हैं। ये एक तरह से छोटी सी हुकूमत होती है जो सच्चे और वफादार साथियों के बगैर चल नहीं सकती।
उन्हें सरदारी नहीं चाहिए, जीवन दास ने कहा। वो तुम्हारी सरदारी में काम करने पर तैयार हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अकेले दुकेले डाकू की हैसियत 2 कौड़ी की भी नहीं होती। कोई डाकू गिरोह के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैंने सिंह भाइयों को बता दिया है कि विक्रम के आदमी उसके वफादार हैं, उन्हें तोड़ना नामुमकिन है। मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, विक्रम ने कहा। उन्हें कहो कि कोई दूसरा गिरोह देख लें। फिर वो अपने साथियों से मुखातिब होकर बोला, सिंहों के साथ कौन जाएगा? सब ने बेयक जुबान कहा, कोई नहीं, कोई नहीं। फूलन जीवन दास से मुखातिब होकर बोली, सुन लिया तूने? ये सब विक्रम मल्लाह के वफादार हैं। सिंह भाइयों को ये बात बता देना। जीवन दास विक्रम को समझाता हुआ बोला, देखो उस्ताद, एक बैरी 100 सजनों पर भारी होता है। दोनों भाई इस वक्त तेरे मोहताज हैं। उनके पास माल पानी बिल्कुल नहीं है। आज तू उन पर मेहरबानी करेगा तो वो जिंदगी भर तेरे पीछे दुम हिलाते फिरेंगे, लेकिन अगर तूने उन्हें ठुकरा दिया तो वो जिंदगी भर तेरे दुश्मन हो जाएंगे। दोस्ती का इससे अच्छा मौका तुझे और कोई नहीं मिलेगा। फूलन बोली, जीवन दास, सांप सांप ही रहवे है। तू उसे चाहे जिंदगी भर दूध पिलाता रहे, वो कभी ना कभी तुझे जरूर काट लेगा। विक्रम सोच में पड़ गया। जीवन दास ने माकूल बात की थी और गलत फूलन ने भी नहीं कहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो दोनों भाई सांप थे। वो उसे किसी वक्त भी डस सकते थे, लेकिन सांपों को आज़ाद छोड़ना भी खतरनाक था। उन्हें या तो मार देना चाहिए या फिर ऐसे पिंजरे में बंद कर देना चाहिए जिसमें से वो बाहर ना निकल सकें। सोचने की ज़रूरत नहीं है उस्ताद, शंकर ने कहा। हम सांपों से दोस्ती नहीं करेंगे। विक्रम गहरा सांस लेता हुआ बोला, बात यह है शंकर कि सांप 2 किस्म के होते हैं। एक तो सचमुच के सांप होते हैं, वो आदमी की तरफ देखकर एक तरफ हो जाते हैं और बिला वजह नहीं काटते। लेकिन एक सांप आदमी के अंदर छुपा होता है। ये बहुत ख़तरनाक सांप होता है। ये घात लगाकर बैठता है और हर रास्ते में आदमी को काटने की कोशिश करता है। हमें कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसने जीवन दास से पूछा, दोनों भाई आजकल कहाँ ठहरे हुए हैं? आजकल दोनों भाई बेहजाई में ठहरे हुए हैं, जीवन दास ने जवाब दिया। उस गांव में उनके काफ़ी दोस्त और रिश्तेदार रहते हैं। मेरा ख्याल है कि कोई फैसला करने से पहले दोनों से मुलाकात कर लेना चाहिए, विक्रम ने कहा। पता तो चले कि उनके ख्यालात क्या हैं। फूलन देवी और कई डाकू उससे मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन विक्रम ने उन्हें समझाया कि मुलाकात कर लेने में कोई हर्ज नहीं। उसने जीवन दास के हाथ श्री राम सिंह और लाला राम सिंह को पैगाम भेजा कि वो अगले हफ्ते अपने गिरोह के साथ उनसे मिलने के लिए आ रहा है। जेल से रिहा होने के बाद श्री राम सिंह और लाला राम सिंह की हालत बहुत पतली थी और उन्हें किसी वक्ती सहारे की ज़रूरत थी। उन्होंने विक्रम की आमद पर देगें चढ़ाकर ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। गांव में मेले का सा समा मालूम होता था। ताहम विक्रम मल्लाह और उसके साथी किसी भी अचानक हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनकी राइफलें लोड थीं और वो 2-2, 3-3 की टोलियों में गांव के अंदर दाखिल हुए। विक्रम मल्लाह ने जीवन दास से कह दिया था कि दोनों भाई निहत्ते उसके इस्तकबाल के लिए आएं। जब विक्रम मल्लाह घोड़े से उतरा तो दोनों भाई हाथ फैलाकर उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। विक्रम से गले मिलने के बाद उन्होंने फूलन देवी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर उन्हें खुद एतमादी और बेनियाजी दिखाई दी। उन्होंने दिल में कहा, तो ये है वो देवी जिसकी बड़ी शोहरत सुनी थी। विक्रम उस्ताद, तुमने तो हमें भुला ही दिया था, लाला राम ने कहा। हम तो जेल में तुम्हें हर वक्त याद करते रहते थे। विक्रम उसके कंधे पर हाथ मारता हुआ बोला, लाला राम, जेल में आदमी के पास यादों के सिवा और कुछ नहीं होता, क्योंकि जेल में फुर्सत ही फुर्सत होती है। बाहर तो आदमी 24 घंटे चक्कर में रहे है। सच कहते हो उस्ताद, श्री राम ने कहा। हम लोगों को तो जेल में ही आराम मिलता है।
बातें करते हुए वो एक कुशादा कमरे में पहुंच गए जहां एक साफ दरी बिछी हुई थी। श्री राम ने विक्रम और फूलन को नुमाया जगह पर बिठाया, फिर दबी जुबान में बोला, तूने श्रीमती का तारुफ नहीं कराया। उसका इशारा फूलन की तरफ था। फूलन तेजी से बोली, श्री राम, किस श्रीमती की बात करे है तू? उसकी जिसे तू कत्ल करने की फिक्र में रहे है। श्री राम चालाकी से बोला, हे राम, हम तो तेरे सेवक हैं, कत्ल की बात तूने कहाँ से सुन ली? विक्रम तारफ कराता हुआ बोला, श्री राम, ये फूलन देवी है, निहायत दिल गुर्दे वाली छोकरी है। तू इसका काम देखेगा तो तेरी आंखें खुल जाएंगी। एक नौजवान ठाकुर जो दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था, होले से बोला, आंखें तो काम देखे बगैर ही खुल गई हैं, काम देखा तो जाने क्या कुछ हो जाए। फूलन ने उसीली नज़रों से उसकी तरफ देखा, पर मुंह से कुछ नहीं बोली। लाला राम मौजू बदलता हुआ बोला, बाबू गुज्जर की मौत का सुनकर बड़ा दुख हुआ, बड़ा हौसले वाला आदमी था। फूलन बुरा सा मुंह बनाती हुई बोली, हूँ, हौसले वाला मेरी जूती, मुझे तो उसकी मौत पर बड़ी खुशी हुई थी। विक्रम ने कहा, लाला राम, मेरा ख्याल है कि तुम्हें बाबू गुजर की मौत का सही कारण नहीं मालूम, इसलिए ये मुनासिब मालूम होता है कि मैं तुम्हें सारी बात तफसील के साथ बता दूं, ताकि किसी के दिल में मैल ना रहे। सारी गड़बड़ फूलन की वजह से शुरू हुई थी। नौजवान ठाकर ने दोबारा फिक्रा कसा, इसमें शक क्या है? विक्रम ने उसकी बात नहीं सुनी और सिलसिला कलाम जारी रखता हुआ बोला, फूलन के खिलाफ चोरी का एक झूठा केस बन गया था और ये छुपती फिर रही थी। इसका शोहर कैलाश मेरा पुराना दोस्त है, उसने इसे वक्ती तौर पर मेरे पास भेज दिया, लेकिन बाबू गुज्जर ने पहली ही रात इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, सबके सामने इसे मारा और बेइज्जत किया। चूंकि वो हमारा सरदार था, इसलिए किसी ने भी उसकी इस हरकत पर एतराज़ नहीं किया। आधी रात के बाद फूलन हमारे डेरे से फरार हो गई। बाबू गुजर ने इस बात से अपनी ज़िल्लत महसूस की और फैसला किया कि वो फूलन को कत्ल कर देगा। हमने इस पर भी कोई एतराज़ नहीं किया और बाबू गुजर की हदायत पर इसे इसके घर से उठा लाए, लेकिन बाबू गुजर ने इसे कत्ल करने की बजाय अपने पास रख लिया और रोज़ाना सबके सामने इसे जलील करना शुरू कर दिया। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। डाकू जब वहशी बन जाता है तो वो जिंदा रहने के काबिल नहीं रहता। लाला राम को चूंकि विक्रम की मदद की ज़रूरत थी, इसलिए वो इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता था। उसने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, तुम ठीक कहते हो, अगर डाकू वहशी बन जाए तो वो अपने पेशे के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। इस दौरान श्री राम के आदमियों ने खाना लगा दिया। उसने विक्रम से कहा, पुराने किस्से छोड़ो, पहले भोजन कर लो। फूलन खाने की तरफ देखती हुई बोली, इसमें जहर तो नहीं मिला हुआ? श्री राम ने अपनी प्लेट उसकी तरफ सरका दी और उसकी प्लेट अपने आगे कर ली। फिर बोला, देवी जी, हम मर्द हैं और मर्द वार करने से पहले ललकारते हैं, तो क्या औरतें छुपकर वार करती हैं? नौजवान ठाकर ने कहा और ख़ुद ही अपनी बात पर हंसने लगा। खाने के बाद ज़्यादातर लोग बाहर चले गए। दोनों भाइयों ने विक्रम को खुश करने के लिए कुछ खेल तमाशों का इंतज़ाम भी कर रखा था। श्री राम ने विक्रम से कहा, विक्रम, हम तेरे साथ अलहदगी में बात करना चाहते हैं। विक्रम ने फूलन के सिवा सबको बाहर भेज दिया। फिर बोला, फूलन देवी से मेरी कोई बात छुपी हुई नहीं है, तुम इसके सामने बात कर सकते हो। श्री राम ने आंखें घुमाकर अपने भाई की तरफ देखा, फिर बोला, हमें जेल से छूटे हुए कई रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने धंधा शुरू नहीं किया, और तुम्हें तो पता ही है कि हमें डकैती के सिवा कोई दूसरा हुनर नहीं आता। श्री राम, पहले तू इस गिरोह का सरदार था, विक्रम ने कहा, और मैं तेरे मातहत काम करता था।
अब तू मेरी सरदारी में कैसे काम करेगा? श्री राम ने दिल में सोचा, एक बार गिरोह में शामिल हो जाएं, फिर देखेंगे कि तेरे जैसा मलीच कैसे सरदार रहता है। ताहम बुलंद आवाज़ से बोला, ये तो होता ही रहता है। बड़े बड़े बादशाह फ़कीर हो जाते हैं, तो हमारी क्या हकीकत है? हमने तुझे सरदार मान लिया है, सदा तेरे वफादार रहेंगे, कोई चिंता ना करो। विक्रम ने फूलन से पूछा, तेरा क्या ख्याल है? फूलन श्री राम को घूरती हुई बोली, पहले मेरी एक बात का जवाब तो दे। क्या तूने जेल में मेरे और विक्रम के कत्ल की बात नहीं की थी? गुस्से में कोई बात मुंह से निकल गई होगी। श्री राम ने कहा, भला अपनों को भी कोई मारे है? इस मामले पर काफ़ी देर तक बातचीत होती रही। बिल आखिर श्री राम विक्रम को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया कि उसकी नीयत में कोई फतूर नहीं है। फूलन उनकी यकीन दहानियों से मुतमईन नहीं थी, ताहम उसने अपनी बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया और विक्रम ने उन दोनों भाइयों को एक आम डाकू की हैसियत से अपने गिरोह में शामिल कर लिया। इस फैसले पर खूब खुशी मनाई गई। पहले नाच गाना हुआ, उसके बाद कई किस्म के खेल तमाशे किए गए। आखिर में कबड्डी का मुकाबला भी हुआ। जो नौजवान ठाकुर फूलन पर फिक्रेबाजी करता रहा था, वो भी कबड्डी में शामिल था। मुकाबला शुरू होने से पहले वो फूलन के करीब गया और बोला, अरे देवी, ये राइफ़ल किसकी उठा रखी है तूने? फूलन ने सर से पैर तक नौजवान को घूरा, फिर बोली, तेरे को किसकी दिखे है ये राइफ़ल? नौजवान ठाकुर तमस्खर के मूड में था, बोला, राइफ़ल उठाना और चलाना तो मर्दों का काम है, औरतें तो बच्चे और मटके उठाती हैं। फूलन कहका लगाकर बोली, जब ही तू मटक मटक कर चले है, मैं समझी थी कि तू मर्द है। आसपास खड़े डाकुओं ने जोरदार कहका लगाया। नौजवान ठाकुर ज़रा खिसियाना हो गया। किसी ने आवाज़ लगाई, चूड़ियाँ पहन ले, चूड़ियाँ। फूलन ने गर्दन अकड़ा कर कहा, फूलन औरत नहीं मर्द है, मर्द। बोल, तुझे राइफ़ल चलाकर बताऊं? नौजवान ठाकुर शर्मिंदा होने की बजाय ठीठ हो गया। वो कबड्डी के लिए कपड़ों के नीचे लंगोट बांध कर आया था। जब उसे कोई बात ना सूझी तो कपड़े उतारता हुआ बोला, मर्द है तो आजा मैदान में। फूलन गुस्से में आ गई। उसने राइफ़ल विक्रम को थमाई और मैदान में उतरकर आस्तीनें चढ़ाने लगी। विक्रम उसे समझाते हुए बोला, रहने दे, तुझे कबड्डी नहीं आती, ज़्यादा गुस्सा मत कर। बात कबड्डी की नहीं, इज्जत की है, फूलन ने कहा। देखूं तो इस ठाकर छोकरे में कितना दम है। फूलन के मैदान में उतरने से तमाशाइयों की दिलचस्पी बढ़ गई। वो दूसरे मशगले छोड़कर कबड्डी के मैदान में जमा हो गए। रेफरी ने सीटी बजाई और खिलाड़ियों को खेल के उसूल समझाने के लिए अपने गिर्द जमा कर लिया। दोनों टीमों में कुल 24 खिलाड़ी थे। फूलन और नौजवान ठाकुर मुखालिफ टीमों में शामिल थे। खेल शुरू हुआ। फूलन अगरचे कबड्डी के दाव पेच नहीं जानती थी, ताहम उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। वो बचकर भी निकली और पकड़ी भी गई, लेकिन अभी तक उसका और ठाकुर का सामना नहीं हुआ था। कबड्डी में 2 किस्म के खिलाड़ी होते हैं, एक कबड्डी डालने वाले और दूसरे पकड़ने वाले, लेकिन फूलन दोनों काम कर रही थी। एक दफ़ा नौजवान ठाकुर कबड्डी डालने आया तो फूलन आगे आगे थी। नौजवान ने खिलाड़ियों के गिर्द चक्कर लगाए और किसी को हाथ लगाए बगैर वापस जाने लगा। फूलन उसके पीछे दौड़ी। नौजवान पहले तो दौड़ता रहा, लेकिन दरमियानी हदबंदी के करीब पहुंचा तो रुक गया। ऐसे मौका पर मुखालिफ खिलाड़ी को पकड़ने की कोशिश करना ठीक नहीं होता, क्योंकि खिलाड़ी लेट कर या खिसट कर लकीर को हाथ लगाने में कामयाब हो ही जाता है। लेकिन फूलन चूंकि जोश में थी, इसलिए उसने ठाकुर पर हाथ रख दिया। नौजवान किसी ऐसे ही मौका का मुंतज़िर था। वो फूलन को घसीटता हुआ लाइन तक पहुंच गया। रेफरी ने सीटी बजाई तो फूलन ने नौजवान को छोड़ दिया, लेकिन नौजवान ने फूलन को गुस्सा दिलाने के लिए सीना फुलाकर बड़क मारी। फूलन गुस्से में आगे बढ़ी तो नौजवान ने उसे कूले के ऊपर से घुमाकर ज़मीन पर पटक दिया और अपने खिलाड़ियों में जाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसके बाद उसने फूलन का सामना नहीं किया। कबड्डी ख़त्म हो गई, लेकिन फूलन का गुस्सा कम नहीं हुआ।
उसने एक लड़के को बुलाकर पूछा, इस ठाकुर छोकरे का नाम क्या है? लड़के ने कहा, सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। फूलन ने पुरख्याल अंदाज में कहा, इसे मेरा एक संदेशा दे देना। बोलना फूलन देवी दोबारा तुमसे मिलेगी। गांव में एक रोज़ तफरीह करने के बाद विक्रम अपने गिरोह के साथ घाटियों की तरफ रवाना हो गया। उसके गिरोह में 3 आदमियों का इजाफा हो चुका था, श्री राम, लाला राम और जीवन दास। सावन भादों शुरू हो चुका था और बारिश की वजह से घाटियों में ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी। दरियाए जमुना और चंबल में तुग़यानी की सी कैफियत थी। घाटियों में भी कई बरसाती नाले बन गए थे। इस मौसम में चूंकि नकलो हरकत दुश्वार होती है, इसलिए डाकुओं की कार्रवाइयाँ तकरीबन रुक जाती हैं। ये मौसम वो देहातों और पनाह गाहों में गुजारते हैं। विक्रम ने गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान अच्छा खासा राशन जमा कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन खासी मजबूत थी। श्री राम और लाला राम ने विक्रम की सरदारी कबूल कर ली थी, लेकिन वो दिल से उसके साथ नहीं थे। श्री राम के दिल में फूलन के लिए नफरत भी थी और कशिश भी। एक रोज़ दोनों जंगल में अलग बैठे थे और अपनी बेबसी पर पेचो ताब खा रहे थे। लाला राम कह रहा था, मैंने कई डाकुओं से सुन गुन लेने की कोशिश की, मगर कोई भी विक्रम के खिलाफ नहीं है। असल मसला उस कुतिया फूलन देवी का है। श्री राम ने कहा, उसकी नज़रें बड़ी तेज़ हैं, चारों तरफ का ख्याल रखती है, पर तू फिक्र मत कर, मेरे हाथ से बचकर कहाँ जाएगी। कोई ऐसी तरकीब करो कि साथ ही उस शूदर बच्चे का भी छटका हो जाए। श्री राम कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, एक तरकीब मेरे दिमाग में आई है। पहले किसी तरह फूलन को वर्गलाते हैं। अगर ये हमारे हत्थे चढ़ गई तो कुछ रोज़ उसे बेवकूफ़ बनाने के बाद विक्रम को सारी कहानी सुना देंगे। वो फूलन की वफादारी के किस्से सुनाता रहता है। जब उसे उसकी बेवफाई का हाल मालूम होगा तो सूअर का मुंह काला हो जाएगा। लाला राम ने कहा, लेकिन क्या ये हमारे हत्थे चढ़ जाएगी? कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। श्री रामपुर ख्याल अंदाज में सर हिलाता हुआ बोला, फूलन कभी कभी दरिया पर कपड़े धोने जाती है। उस मौका पर मैं उसके पीछे जाऊंगा और बेतकल्लफ होने की कोशिश करूंगा। ज़रा ध्यान से बात करना, वो हाथ छुट बहुत है। उन दिनों विक्रम मल्लाह का गिरोह दरिया के किनारे किनारे सफ़र कर रहा था। एक शाम श्री राम को फूलन के साथ बातचीत करने का मौका मिल गया। वो दरिया के किनारे एक अलग थलग जगह पर बैठी थी। श्री राम बज़ाहिर बेख्याली में टहलता हुआ उसके करीब पहुंच गया और एक पत्थर पर बैठकर दरिया में कंकरियां फेंकने लगा। चंद लम्हों के बाद उसने कहा, फूलन देवी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? फूलन गुस्सीली नज़रों से उसकी तरफ देखती हुई बोली, भौंक। श्री राम ने दिल में कहा, दुर्लानत, तू तो बावले कुत्ते की तरह काटने को दौड़ती है। फिर ऊंची आवाज़ में बोला, तू तो बात सुने बगैर ही नाराज़ हो गई। हाँ, मैं बात सुने बगैर ही नाराज़ हो गई हूँ। एक कमीने ने पहले भी मुझसे ऐसे ही बात की थी और मैंने उस पर भरोसा कर लिया था, पर वो मुझे बीच भंवर में छोड़कर चला गया। उसे कैलाश याद आ गया था। आज तू भी वैसी ही बात करे है। तेरे मन में भी ज़रूर कोई खोट होवे। ये तो अदब की बात है, श्री राम ने कहा। ज़रूरी नहीं कि ऐसी बात कहने वाले हर शख्स के मन में खोट होवे। फिर वो बात बदलता हुआ बोला, तेरा निशाना बड़ा सच्चा है। उस रोज़ मैंने तुझे निशानाबाजी करते देखा था। फूलन लापरवाही से बोली, तो फिर? श्री राम ये जवाब सुनकर मायूस हुआ। फूलन अपनी तारीफ से ज़रा भी मुतासिर नहीं हुई थी। मेरा मतलब है कि तेरे अंदर सरदारों वाली खूबियाँ पाई जाती हैं। तो फिर? श्री राम राजदाराना लहजे में बोला, तू कब तक विक्रम मल्लाह के साथ लगी रहेगी? तू ये बात क्यों पूछे है? तू अपना गिरोह क्यों नहीं बना लेती? मुझे विश्वास है कि तू विक्रम से ज़्यादा अच्छी सरदारी कर सकती है। तू क्यों इतना परेशान होवे है? मैं विक्रम की बजाय तेरे साथ काम करने में ज़्यादा इज्जत महसूस करूँगा। श्री राम ने कहा, तू खरी और दलेर औरत है
और सुन, तू मेरे साथ चलती हुई ज़्यादा अच्छी लगेगी। फूलन खड़ी हुई और गुस्से से बोली, मुझे किसी ठाकुर कुत्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगर खरी औरत हूं तो मेरा सरदार भी खरा और दलेर आदमी है। मैं तेरे जैसे साजिशी पर थूकती भी नहीं। श्री राम डरा के कहीं फूलन विक्रम को सारी बात ना बता दे, हंसकर बोला, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। दिल में उसने सोचा कि ये तरकीब तो नाकाम हुई, अब कुछ और करना पड़ेगा। तजर्बात ने फूलन को एक अल्हड़ मुटियार से जहां दीदा औरत में तब्दील कर दिया था। राइफल और विक्रम मल्लाह की मौजूदगी में वो ज़बरदस्त तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती थी। उसने मर्दों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने का फ़न सीख लिया था। वो बेशतर डाकुओं से ज़्यादा महारत के साथ राइफ़ल चलाना जानती थी। रात के खाने पर उसने विक्रम से कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि श्री राम और लाला राम को अपने गिरोह में शामिल न कर। विक्रम खाने से हाथ रोकता हुआ बोला, क्यों, क्या हुआ? उन भाइयों की नीयत ठीक नहीं है। क्या उसने तुझे कुछ कहा है? आज श्री राम ने मुझे वरगलाने की कोशिश की थी, फूलन ने कहा। पहले तो वो मेरी तारीफ़ें करके मुझे उल्लू बनाने की कोशिश करता रहा, फिर खुलकर सामने आ गया। विक्रम की आंखों से चिंगारियां निकलने लगीं। प्लेट हाथ से रखता हुआ बोला, फिर क्या हुआ? कहने लगा कि तू सरदार क्यों नहीं बन जाती, और ये कि तू विक्रम की बजाय मेरे साथ चलती हुई ज़्यादा अच्छी लगेगी। विक्रम ने बर्तनों को हाथ मारकर परे फेंका, उछलकर खड़ा हो गया, रिवाल्वर निकाला, अपने सामने आने वाली चीज़ों को ठोकरें मारता हुआ बाहर निकला और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ श्री राम के खैमे की तरफ बढ़ा। पस्ता कद श्री राम उस वक्त अपने खैमे में बैठा चंद डाकुओं के साथ ताश खेल रहा था। विक्रम ने खैमे में घुसते ही उसे गिरेबान से पकड़कर खड़ा किया और रिवाल्वर की नाली उसकी ठोड़ी के नीचे लगाता हुआ बोला, श्री राम सिंह, बंदर की औलाद, तूने फूलन को वरगलाने की कोशिश की थी। श्री राम घबरा कर बोला, राम राम, गला तो छोड़ो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो तेरा सच्चा सजन हूँ। ज़रा इस तोप को तो पीछे करो। मेरे बाजुओं में अभी भी दम है श्री राम, विक्रम ने कहा और उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। ऐसा ना हो कि तेरा भी बाबू गुजर जैसा हशर हो। श्री राम कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हुआ, बोला, मैंने तो यूं ही मजाक में बात कही थी। तेरी इज्जत मेरी इज्जत है, जो तू कहेगा वैसा ही होगा। साजिशी कुत्ते, यहाँ वैसा ही होता है जो मैं कहता हूँ। अगर तेरे मन में सरदारी का वहम है तो आ मेरे साथ दो दो हाथ करके देख ले, ज़रा देखूं तो तेरे अंदर कितनी शक्ति है। ना ना उस्ताद, तुझे हमने उस्ताद मान लिया है, श्री राम लजाजत से बोला। अब कैसा सरदारी का वहम, हम गए दिनों की बातें भूल चुके हैं। भूल ही जाओ तो अच्छा है, विक्रम ने कहा, वरना तुम दोनों भाइयों की खाल में फूस भर के किसी पेड़ पर लटका दूंगा। और सुन, आइंदा फूलन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। श्री राम उस वक्त विक्रम के रहमो करम पर था, इसलिए वो उसकी हर बात मानने को तैयार था। लेकिन इस वाक़े से उसके दिल में पाई जाने वाली नफ़रत और ज़्यादा गहरी हो गई। अपनी बात ख़त्म करने के बाद विक्रम वापस चला गया। फूलन जो उसके साथ साथ थी बोली, मेरी मान तो दोनों भाइयों को चलता कर, ये अब तेरे वफादार नहीं रहे। ये तो मैं भी देख रहा हूँ, विक्रम ने कहा, लेकिन समझ में नहीं आता कि इनका क्या किया जाए। मेरा ख्याल है कि मुस्तकीम से मिलने के बाद ही इनका कोई फ़ैसला करूँगा। ये दोनों हमारी जान के दुश्मन हैं, फूलन ने कहा, इन पर भरोसा करना ठीक ना होवे। दुश्मन आंख से ओझल हो जाए तो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, आंख के सामने रहे तो मुकाबला करना आसान होता है। ज़्यादा आंख के सामने भी अच्छा ना होवे, किसी समय भी वार कर सकता है। श्री राम इतना मूर्ख नहीं है, उसे अच्छी तरह मालूम है कि अगर उसने मुझ पर हाथ उठाया तो मेरे साथी दोनों भाइयों की बोटियां काट डालेंगे। जब तक उन्हें 4-6 वफादार नहीं मिल जाते ये कुछ नहीं कर सकते। अगले रोज़ बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से विक्रम को सफ़र रोकना पड़ा। बारिश कई रोज़ तक होती रही। जब उसका जोर टूटा तो डाकुओं का ये गिरोह आगे रवाना हो गया। उसका रुख मशरिक़ की तरफ था।
बरसात के मौसम में सफ़र करना बहुत मुश्किल था, ताहम एक फ़ायदा भी था। इस मौसम में पुलिस पार्टियां डाकुओं का ताक़ुब तर्क कर देती हैं। इस तरह किसी अचानक मुठभेड़ का अंदेशा नहीं रहता। विक्रम को इत्तला मिली थी कि मुस्तकीम का गिरोह दरियाए गंगा के बाएं किनारे पर मौजूद था, लेकिन जब विक्रम का गिरोह अपनी मंजिल के करीब पहुंचा तो दरियाए गंगा की एक शाख उनके रास्ते में हायल हो गई। उसमें तुग़यानी की कैफियत थी और उसे पार करना नामुमकिन था। रास्ते में कुछ सफ़र उन्हें बारिश में भी करना पड़ा था, जिसकी वजह से विक्रम समेत कई डाकू बीमार हो गए थे। इस सूरत हाल से परेशान होकर विक्रम को बाई जुमाओ नामी एक गांव का रुख करना पड़ा। ये गांव जमुना के करीब है। यहाँ विक्रम का एक चाचा बड़े लाल रहता था। तमाम डाकू मुख्तलिफ घरों में ठहर गए, जबकि विक्रम और फूलन ने बड़े लाल के घर में क़याम किया। जब कोई दूसरा सरदार कमज़ोर या नाकारा हो जाए तो उसके साथी रफ्ता रफ्ता उसका साथ छोड़ जाते हैं। यही वजह थी श्री राम और लाला राम विक्रम पर ख़ास नज़र रखे हुए थे। भाई लाला राम, श्री राम ने अलहदगी में कहा, तुम्हारे ख्याल में ये शूदर बच्चा कितने दिन और जिएगा? लाला राम दांत पीसता हुआ बोला, अगर एक गोली और उसकी टांग पर लग जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा। बात तो तुम ठीक कहते हो भाई लाला राम, पर गोली लगे कैसे ये भी तो सोचो। दोनों भाई सोच में पड़ गए। विक्रम चाचा के घर में जाते ही बिस्तर पर दराज हो गया। उसका जिस्म बुखार में तप रहा था। बड़े लाल ने करीबी गांव से डॉक्टर को बुला लिया, जिसने विक्रम का मुआयना किया, दवाई दी और कहा कि चंद दिन आराम करने के बाद इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। उन्होंने बरसात का सारा मौसम बाई जमाओ में गुजारा। एक चमकीली सुबह विक्रम फूलन के हमरा दरिया के किनारे तफरी करने के लिए निकला। फूलन ने एक बड़ा सा तरबूज उठा रखा था, जो उसकी एक नई नई सखी ने उसे दिया था। श्री राम और लाला राम जिस मकान में रहते थे वो उनके रास्ते में पड़ता था। दोनों भाई मकान के दरवाजे पर बैठे बातें कर रहे थे। जब उन्होंने विक्रम और फूलन को इस तरफ आते देखा तो चुपके से उठकर अंदर चले गए। फूलन ने विक्रम से कहा, ये ठाकुर भाई हमें देखकर अंदर क्यों चले गए? बैठे रहते तो प्रणाम करना पड़ता। विक्रम ने कहा, कुछ ना कुछ ठाकुरपना तो होवे ही। मुझे तो ये दोनों जहर लगें। मैं तो यूं कहूं कि इन्हें अपने ग्रोह से निकाल बाहर कर। ये कंगले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिगाड़ना क्या है, बस 2 वक्त की रोटी के लिए साथ लगे हुए हैं। यूं ही किसी को तुतकारना अच्छा ना होवे। बातें करते हुए दोनों दरिया के किनारे पहुंच गए। फूलन ने एक घास वाली जगह पर चादर बिछाई और बैठकर तरबूज काटने लगी। विक्रम कुछ देर दरिया के किनारे टहलता रहा, फिर फूलन के करीब पहुंचकर बोला, बरसात का मौसम ख़त्म हो गया है। मैं सोच रहा हूं कि अब हमें यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुस्तकीम के साथ मिलकर कुछ काम किया जाए। कुछ देर बाद अचानक विक्रम ने चीख मारी और ज़मीन पर गिरकर बुरी तरह हाथ पैर चलाने लगा। इसके साथ ही फूलन ने फायर की आवाज़ सुनी। वो घबरा कर उठी तो देखा कि विक्रम की टांग से खून बह रहा था।